राष्ट्रीय कांग्रेस और क्योंकि देखिए प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी साथ में हैं। राजस्थान यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मुरब्बी अशोक गहलोत साहेब, राजस्थान इंचार्ज सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहेब, राजस्थान कांग्रेस समिति प्रमुख गोविंद सिंह जी डोटासरा, गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा साहेब, गुजरात विधानसभा कांग्रेस पक्षना नेता मान्य अमित भाई, पूर्व प्रमुख पूर्व मंत्री श्री मान्य भरत सिंह जी, पूर्व विरोध पक्षना नेता पूर्व प्रमुख मान्य अमित भाई, हमारा सेक्रेटरी रामकिशन जी ओझा जी, वीरेंद्र सिंह राठौड़, उषा नायडू जी, बी संदीप जी, उप नेता शैलेष भाई, कार्यकारी प्रमुख इंद्र विजय सिंह भाई, उप प्रमुख बिमल भाई, पंकज भाई, साथी पत्रकार प्रवक्ताओं मनीष भाई, हेमांग भाई अने वहाला गुजरातना पत्रकार भाईओ ने बहनों, समग्र देशनी परिस्थितिना अनुसंधाने समग्र देशना 65 शहरों आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पत्रकार परिषदों थई रही है। एना भागरूपे राजस्थान यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहेब अपनी वच्चे छे ने गुजरात में अमदावाद में आप सौनी साथे पत्रकार मित्रों साथे वार्तालाप करवा आवी रह्या छे, त्यारे आदरणीय अशोक गहलोत साहेब ने विनंती करूं कि सर आप सभी से वार्तालाप करें। अशोक गहलोत साहब। चालू कर दो। ठीक है। मेरे साथ तमाम नेता बैठे हैं। समय बचाने के लिए सबके नाम लेना आवश्यक नहीं, आप सब जानते हैं सबको। रंधावा साहब हमारे राजस्थान प्रभारी हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हमारे गोविंद डोटासरा जी हैं। बाकी रघु शर्मा जी आपके अपने हो गए हैं यहाँ के, और बाकी यहाँ की हस्तियाँ जो है नेता वो सब आप जानते हैं और मुझे भी आप जानते हैं। मैं भी आपके साथ में 2017 में काफ़ी लंबा रहा। मुझे खुशी है कि आज मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई कि मैं गुजरात में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। पूरे देश के अंदर करीब 30-35 जगह पर एक साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है आज, और पूरे देशवासियों को बताया जा रहा है लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। ये पूरे ये खाली कांग्रेस पार्टी की बात नहीं, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था, तमाम देशवासियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। देशवासियों के लिए उसमें मीडिया तो आ ही जाता है, क्योंकि मीडिया में पत्रकार लेखक साहित्यकार जेलों में जा रहे हैं। आलोचना करने वाला देश थोड़ी है देश के अंदर, जबकि आलोचना तो लोकतंत्र का गहना है, आभूषण है। बिना आलोचना के, बिना विपक्ष के लोकतंत्र क्या होता है। इन हालातों में देश चलने लग गया है मोदी जी के 9 साल के शासन के अंदर। झलक मिली आपको, विस्तार तो नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि ये जो मुद्दा हुआ शुरू वाला, ये 4 साल पहले कर्नाटक से शुरू हुआ। किस प्रकार यहाँ पर केस दर्ज किया गया, किस प्रकार हाईकोर्ट में जाके जो अपराधी था उसने खुद ने रोक लगवा दी, और जब उसको शूट किया तो रोक हटवा दी गई। और जैसे राहुल गांधी जी बोले पार्लियामेंट के अंदर, अडानी जी और मोदी का रिश्ता क्या है, मोदी जी का रिश्ता क्या है अडानी जी के साथ, ये तो बोले थे। 4 सवाल पूछे थे उन्होंने। आप मुझे बता दीजिए देश के इतिहास में आजादी के बाद में कभी भी ऐसा हुआ है क्या? पंडित नेहरू पे भी आरोप लगे होंगे तो जवाब दिया होगा। आरोप लगाने वाले कौन थे? फिरोज गांधी थे, उनके दामाद थे, तो जवाब दिया गया। आज तक इतिहास में असेंबलियों में, लोकसभा के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ
आरोप लगाना तो मतलब चिंता लगती है नेता को भी, मुझे वापस जवाब देना ढंग से, क्योंकि रिकॉर्ड में जाएगा। ये रिकॉर्ड इतिहास बनाना, देश का इतिहास बनाना है। आने वाली पीढ़ी उसमें रिसर्च करती है। ये संभव पता नहीं है। ऐसा लगता है कि मोदी जी क्या चाहते हैं, किस रूप में वो व्यवहार कर रहे हैं कि आरोप उन पर लगे हैं। जवाब खुद ने भी नहीं दिया, ना किसी दिलवाया। मतलब अडानी जी का नाम लो ही मत किसी मुंह से, जिससे कि ये इश्यू अपना आप खत्म हो जाएगा। क्या ऐसे इश्यू खत्म होते हैं? तो आप सोच लीजिए कि जिस रूप में माहौल बनाया गया, जैसे ही रिश्ता पूछा गया अडानी जी का और मोदी जी का, और सरकार हरकत में आ गई। आप बताइए, दूसरा मुद्दा, लंदन में जाकर क्या बोल रहे राहुल गांधी? आज मैं आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं तो ये चाहे तो ये दिल्ली, बंबई, लंदन, अमेरिका कोई सुन सकता है। क्या ये मालूम नहीं सरकार को कि इंटरनेट का जमाना है? राजीव गांधी का सपना था, वो पूरा हुआ। कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट आ गए, मोबाइल आ गए, दुनिया देख सकती एक साथ में। तो राहुल गांधी जी वही बोले लंदन के अंदर जो कि हिंदुस्तान में कई बार बोल चुके थे। नंबर 1। नंबर 2, जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा लगातार बोल रहे थे। 8-9 उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। तो मुख्य मुद्दा था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। एक भी बात ऐसी नहीं बोली लंदन में जो कि देशवासियों को बुरी लगती हो। पर गुमराह करने के लिए देशवासियों को कभी ओबीसी लाते हैं, कभी देश का मान सम्मान नहीं बढ़ाया, और आप मांग करो, माफी की मांग करो, बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी जी ने कहा, भाई मुझे कम से कम, मेरे ऊपर आरोप लगाया आप लोगों ने हाउस में, तो मेरा अधिकार बनता है। मैं भी 5 बार मेंबर पार्लियामेंट रहा हूं, मेरा अधिकार बनता है कि मैं जवाब दूं पार्लियामेंट के अंदर। ये तो सिंपल नियम है पार्लियामेंट का, और इसको कोई रोक नहीं सकता। उसके बावजूद जाके मिले स्पीकर साहब से, स्पीकर साहब ने भी हंस के टाल दिया। पहले तो उनके म्यूट किया गया माइक को, एक बार उनको एक्सपेंड कर दिया गया बोलने की बातों को। एक्सपेंड कर सकते हैं क्या? मुझे बताइए आप। वैसे तो आप कुछ भी कर सकते हो, स्पीकर का पावर होता है, परंतु परंपरा रही हमेशा कि हाउस के अंदर बोलना पड़ता है स्पीकर को या सभापति को कि भाई कोई बात ऐसी आ गई सामने, तो इसको मैं एक्सपेंड करता हूं, जैसे कि मीडिया वाले समझ जाए कि भाई इसको आपको बाहर नहीं देना है क्योंकि एक्सपेंड कर दिया गया है। ये तो मीडिया वाले जानते हैं इस बात को। वो नहीं हुआ है। उसके बाद में हाउस खत्म होने के बाद में उसको सब एक्सपेंड कर दिया गया। ऐसा पहली बार तमाशा हो रहा है। और उसके बाद में माफी मांगो, माफी कब मांगे? बोलने दो पहले, बोलने के बाद में आपको भी आप माफी मांगो साथ में। तो ये समझ में आती बात को कि हम आपकी बातों, हम आपके प्रत्युत्तर से संतुष्ट नहीं है। माफी की बात कब आती है? जब आप आरोप लगाते हो, वो कहता मैं चलो जवाब देता हूं। जवाब देने के बाद लगे नहीं हम तो आपकी बातों से संतुष्ट नहीं है, आपकी जवाब संतुष्ट नहीं है, माफी मांगो, तो इस समझ में बात आती। आप तो उनको बोलने दे नहीं रहे हो, माफी मांगो बस, और हाउस को बंद करवा रहे हो, अर्जन करवा रहे हो। बस सत्ता पर खुद ही जिसके ऊपर जिम्मेवारी होती है हाउस चलाने की, वो कह रहा है कि बार बार अर्जन करवा रहा हाउस को, हल्ला करके, और उनको बोलने नहीं दिया गया। और जो घबरा गए थे, भारत जोड़ो यात्रा जो सफल रही है, ये पूरा खेल वहां शुरू होता है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता, करोड़ों अरबों रुपये उन्होंने खर्च किए उनको इमेज खराब करने के लिए, सोशल मीडिया और ट्रोल आर्मी के द्वारा, वो तमाम बातें धुल गई, चिंता में पड़ गया हाईकमान उनका, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी सब चिंतित हो गए। उसी दिन ये षड्यंत्र शुरू हो गया, कौन सा मौका ढूंढे जिससे कि हम वो कर सके जो हमें करना है। घबरा करके खेल खेला गया। और जब अडानी जी का मुद्दा आया
तो उनको बहुत खूबसूरत ढंग से उठाया उन्होंने क्या पूछे, अगर प्रधानमंत्री जी को कोई दिमाग की बात नहीं है, कोई कसूर नहीं उनका, तो जवाब देने में तो क्या है। जवाब विपक्ष का नेता नंबर 1 विपक्ष का नेता मांग रहा है। क्या प्रधानमंत्री ड्यूटी नहीं थी, वो अपनी सफाई देते हैं? हो सकता है सफाई देने के बाद में देशवासियों को समझ में बात आती वे सच्चाई क्या है। अभी तक जवाब नहीं देने से, जेपीसी मांग बार बार करने उसको नहीं मानने से देश के सामने क्या सच्चाई हो तो मालूम नहीं पड़ रहा है। देश जानना नहीं चाहता लोकतंत्र के अंदर भाई वास्तव में पूरे मुद्दे में कौन सा पक्ष क्या कह रहा है। माई बाप जनता होती है, वो फैसला करती है भाई कौन सा पक्ष ठीक था, किसने जवाब ठीक दिया, कितने क्वेश्चन ठीक पहुंचे, सही कौन है गलत कौन है। ये फैसला जनता करती चुनाव आने पर, वक्त आने पर। आप बता दीजिए, हम बोले जा रहे हैं, जवाब मिल नहीं रहा। ये लोकतंत्र है। इधर राहुल गांधी का लोकतंत्र खत्म हो गया है। राहुल गांधी जी को अल्टीमेटली कहना पड़ा लोकतंत्र खत्म हो गया। जो जवाब नहीं दो आप तो आप क्या कहोगे। ये हालातों में चल रहा है। अब राहुल गांधी का 20,000 करोड़ का जो मीडिया में आया है, 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी जी पर आए थे, वो किसके पैसे थे। अब आप मुझे बता दीजिए, क्या उसका जवाब भी प्रधानमंत्री नहीं देना चाहिए। आरोप झूठा है, असत्य है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं, मेरा कोई पैसा नहीं है। वो बोलने में क्या तकलीफ उनको। या वो जांच करवाते, जेपीसी बैठाते। जेपीसी का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसके हाल में वो बोल नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी, अलग काम के लिए बनी है। जेपीसी वो जो सवाल जवाब कर सकते हो। हमारे वक्त में हमारे खिलाफ जेपीसी बनी थी, राहुल गांधी जी, राजीव गांधी के वक्त में, आपको याद ही है। बोफोर्स को लेके जो झूठा केस बनाया गया, तभी जेपीसी बनी थी। जेपीसी कई बार बनी है। तो जेपीसी बना के आप दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं करना चाहते हो। उसे ना मोदी जी को नुकसान है अगर कोई गलती नहीं किए तो, ना अडानी को नुकसान है। नुकसान तब है कोई गलती की है और सच्चाई सामने आएगी। अगर आप जवाब नहीं दे रहे उसका मतलब आप मानते हो आप सच्चाई पे हो, तो आप जेपीसी बैठाइए, मालूम पड़ जाएगा आपको। इस रूप में जो खेल खेला जा रहा देश के अंदर, उससे पूरा देश चिंतित है। पता नहीं देश को आप किस दिशा में ले जाओगे। अब राहुल जी के घर पे पुलिस भेज दी, बताइए। ये तो एक मजाक होगी ना। ऐसी मजाक मैंने कभी सुनी भी नहीं थी। देखनी बात तो अलग बात है। हम यात्राएं करते हैं। मैं आपके गुजरात में कई यात्राएं करी, भाषण दिए होंगे, कई आरोप लगाए होंगे, कई। गुजरात पुलिस मेरे पे मुकदमा दर्ज कर दे। अगर मैं गुजरात के इंटरेस्ट के अंदर कोई बात बोलूं, भाई मैं गया यात्रा में, मुझे ये शिकायतें मिली, मुझे एससी के लोग मिले, आदिवासी मिले, महिलाएं मिली, कहा भी देखो हमारा दुखड़ा ये है, हमारी सुनवाई पुलिस में हुई नहीं, हमारे साथ छेड़छाड़ हो गई, या हमारी अमुक समय जमीन में कब्जा कर लिया। अगर मैं बोलूं तो क्या मेरे पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। आप बोलियो, बताओ वो मकान को यात्रा में कहाँ पर कौन मिला आपको, नाम क्या था उसका। अब मैं अगर यात्रा कर रहा हूं तो मुझे थोड़ी याद रहेगा कि मैंने किस गांव में गया, किस जिले में गया, कौन सी बात कहाँ गई, मुझे याद रह सकता है क्या। अब राहुल गांधी 3,500 करोड़ यात्रा करी है। कहा भाई मेरे पास महिलाएं भी आई, मेरा पति मुझे पीड़ित मेरे साथ अत्याचार कर रहा है। मैं बहुत दुखी होकर मैंने कहा मैं आपको जाके बात सुनाऊं। तो राहुल जी का भी आपको मैं पुलिस को रिपोर्ट कर लूं। ये तो नहीं यात्रा छोड़ के वो पुलिस थाने में जाते, कहते नहीं आप कुछ मत करो, मैं हम तो घर वापस जा रहे हैं, तो और ज्यादा प्रताड़ित होंगे हम लोग। यही तो कहा उन्होंने। इस प्रकार के किस्से उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में भाषणों में कहे। उसको लेके जम्मू कश्मीर की पुलिस ने नहीं, राजस्थान की पुलिस ने नहीं, मध्य प्रदेश की पुलिस ने नहीं, दिल्ली की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। और तो और उनसे सवाल जवाब करने उनके घर चले गए, तब भी उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे 5-7 दिन का वक्त दे दीजिए। 5-7 दिन किसका इंतजार कर रहे हैं। वो तो पूरी होम मिनिस्ट्री जो है, आप ध्यान रखिएगा, होम मिनिस्ट्री से जो जो मुकदमे देश भर में चल रहे हैं विपक्ष पार्टियों के खिलाफ में,
खाली मुकदमे दर्ज करने के आदेश नहीं होते हैं, साथ में मॉनिटरिंग भी होती है वहां पर। मॉनिटरिंग सिस्टम है वहां पर, और नीचे जब मॉनिटरिंग होगी, पुलिस कमिश्नर हो, डीजी हो, कलेक्टर हो या जो भी हो, उसको आगे बढ़ना ही पड़ता है। ये आज इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, पुलिस, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सब जगह हालात ये है। ये मैं जो बोल रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, खाली बोलने के लिए पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं मेरी है। अब वो मुकदमा दर्ज करेंगे मेरे पर कल, अब बताइए आपका अनुभव क्या कहता है। ये कैसे आपने कह दिया कि गृह मंत्रालय आरोप लगा रहा है या मॉनिटरिंग कर रहा है, बताइए आप। वो वाली बात है, दर्जा बढ़ा दिए इन्होंने कानून व्यवस्था की, कानून के राज की। ये कानून का राज है देश के अंदर। क्या हो रहा देश के अंदर? हर अगर प्रदेशवासी और देशवासी को अगर चिंता नहीं हुई तो खाली राजनीतिक पार्टियों के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। जनता के साथ मिलेगा तब आंदोलन खड़ा होगा और सरकार का माथा ठनकेगा, जो ठनकना जरूरी है। आप सोचिएगा, बाढ़ जोड़ो यात्रा में क्या मुद्दे थे? महंगाई का मुद्दा था। क्या प्रधानमंत्री जी को चिंतित नहीं होना चाहिए था कि विपक्ष उठा रहा मुद्दा और उसमें दम भी है? देखिए, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे विपक्ष वाले लोग मुद्दा उठाएंगे, मुझे लगता है इसमें दम है तो मेरी ड्यूटी नहीं, मैं ठीक करूँ। मेरा भी इंटरेस्ट उसके अंदर, गवर्नेंस में अच्छा रहेगा, पब्लिक मेरे खिलाफ नहीं होगी। समझ के परे इतना घमंड अहम है उनमें। प्रधानमंत्री मोदी जी में, अमित शाह में इतना बड़ा घमंड है कि कुछ भी मुद्दे उठा लो राहुल गांधी, महंगाई उठाओ, बेरोजगारी उठाओ, कमर टूट गई महंगाई से, बेरोजगारी से असंतोष पैदा हो रहा है, असामाजिक तत्व पैदा हो रहे हैं, गैंगस्टर बन रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी भी है, वो भी एक मुद्दा होता है। ये जितनी एंटी सोशल एलिमेंट क्यों बनते समाज के अंदर? एक मुद्दा कई मुद्दों में भी होता है, भाई फैक्ट्री आ जाता है, असंतोष पैदा होता है। कुछ चिंता नहीं होनी चाहिए उनको। महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, प्यार मोहब्बत भाईचारे रहो आप, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के, यही तो मुद्दा था। ये मुद्दा नहीं है देश के अंदर। आप पत्रकारों को, लेखकों को, आलोचकों को जेल बंद कर रहे हो, ये मुद्दा नहीं है क्या? चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं राज कर रहा हूं देश के अंदर, भगवान ने मुझे 2 बार, मैं ओबीसी का आदमी, वो कहते हैं 2 बार चांस दिए पब्लिक ने, क्या उनको नहीं होना चाहिए था चिंता कि मेरी कौम के बारे में लोग क्या सोचेंगे, ओबीसी के बारे में? कोई ओबीसी के प्रधानमंत्री को चांस मिला देश में और वो आदमी जो है बिल्कुल फेल हो गया, पूरी ध्यान दिया नहीं, हमारी बेइज्जती करवा दी। ओबीसी की बेइज्जती तो वो करवा रहे हैं। और जेपी नड्डा साहब ने प्रोग्राम बनाया 6 अप्रैल से पूरे देश भर के अंदर कि राहुल गांधी ने ओबीसी की बेइज्जती कर दी है। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई। बताइए, तो ये नहीं करना चाहिए चिंता। और चौथा मुद्दा क्या था राहुल गांधी का? अमीर और गरीबी खाई बढ़ती जा रही है। क्या ये मुद्दा नहीं है देश के अंदर? अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। और कोरोना के बाद में तो कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने लोगों ने तनख्वाह कम कर दी, मालिकों ने तनख्वाह कम तो कर दी। कोरोना खत्म हो गया तो तनख्वाह वापस रेस्टोर भी नहीं कर रहे कई लोग। मैं आपको क्या कहूँ, आप मेरे कई लोग भुगत भोगी होंगे मेरे ख्याल से, पता ही नहीं कौन भुगत भोगी है। कई जगह प्रेस वाले हैं, कई जगह छोटी मोटी नौकरी करने वाले लोग, सब दुखी हैं। महंगाई आप जानते हो क्या हो स्थिति है, कोई मुद्दा से उनको सरोकार नहीं है। तो आप बता दीजिए मुझे कि जिस प्रकार से स्थिति बनती जा रही है उसमें आप क्या कहेंगे, किस रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे? इसलिए मैंने कहा कि आज ओबीसी का मुद्दा बना रहे। मुझे तो बड़ी आश्चर्य है, मैं खुद ओबीसी का आदमी हूँ, तो मुझे बताओ, मैं ओबीसी का आदमी हूँ। और मैंने अभी राजघाट में कहा था, जब वो हमारा प्रोग्राम हुआ जय सत्याग्रह का राजघाट पर, तो मैंने कहा भाई मैं खुद ओबीसी का हूँ और मेरी कम्युनिटी जो है उसका एक एमएलए सिर्फ है विधानसभा में, सिर्फ एक ही है, और वो मैं खुद ही हूँ। बताइए, एक एमएलए है। लोग तो साहब ये जाति के 50 है, 60 है, 40 है, से मुख्यमंत्री बन गया। आपके यहाँ भी पटेल है कि नॉन पटेल, पता नहीं कौन कौन होंगे। मैं एक, मेरी कम्युनिटी एक एमएलए है, वो मैं खुद ही हूँ, और तो मुख्यमंत्री 3 बार हूँ।
अब इससे बड़ा प्रूफ कांग्रेस के बाद क्या होगा? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका जी ने जो ही मेरी मदद की होगी, मेरे विश्वास किया आज 98 के अंदर विश्वास आज भी कायम है। तो हर ओबीसी को गर्व तो इस बात से होता है कि हमारा मुख्यमंत्री की जाति जो है उसमें एक एमएलए होते ही उनको मुख्यमंत्री बनाया गया बार बार। गर्व ओबीसी को पूरे देश भर में इस बात का हो रहा है। और ये उल्टा कह रहे हैं कि साहब देखिए राहुल गांधी ने ओबीसी की बेइज्जती कर दी। आप समझ सकते हो कितना बड़ा सोच में फर्क है। इसलिए ये जो प्रतिक्रिया है, राहुल गांधी घबराने वाला आदमी नहीं है। ये जो अभियान चल रहा है, 1 महीना अभियान चलेगा, जय भारत सत्याग्रह नाम दिया गया है, जो इसके लिए आपको अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हमारे पीसीसी अध्यक्ष और हमारे नेता लोग अलग विस्तार से क्या प्रोग्राम बना बताएंगे आपको। मैं इतना ही कह सकता हूँ 1 महीने का प्रोग्राम लगातार दे रहे हैं और ये देशवासियों को जागृत करने के दे रहे हैं। ये हमारा, जैसे आप गुजरात के लोग थे, हमारे खिलाफ आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया जेपी मूवमेंट के वक्त में, तो किया मूवमेंट, तो देश जानता है। वीपी सिंह जी ने झूठे आरोप लगा करके बदनाम किया, वो फोर्स कहाँ चला गया? जब कारगिल का युद्ध हुआ तो वो फोर्स ही काम आया। इतनी शानदार वो गन थी और जिसे चलाई उन्होंने जिंदाबाद, पहले राजीव गांधी अमर रहे के नारे लगा के फिर वो गन चलाई थी, वो भी देश बुलाने की। तो ये तो इनकी फितरत में है, झूठ बोल के कैसे माहौल बनाओ। और हिंदू और मुस्लिम की बात करेंगे तो दुर्योधन हो जाएगा। इनको वही घमंड है, देश भले बर्बाद हो जाओ, संविधान की दर्जा उड़ जाओ, कानून राज नहीं रहे, कोई चिंता नहीं, पर हम अपनी धर्म की बात करेंगे, हिंदू धर्म की बात करेंगे, जिससे हम चुनाव जीत रहे हैं। उदाहरण सामने है, यूपी में 4 से 2 सीटों में आप 1 टिकट मुस्लिम को नहीं दे रहे हो, चुनाव जीत जाते हो, तो फिर घमंड आना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, डेमोक्रेसी का है। और आप क्या सोचते हो दुनिया के मुल्क क्या आपका मान सम्मान करेंगे? दुनिया भर के लोग जो है विस्तरण करते हैं, यहाँ के इंटेलेक्चुअल भी करते देश के। आप लोग, हम लोग देखते होंगे कितने प्लेटफॉर्म बन गए आजकल तो यूट्यूब के अंदर। मुझे खुशी की बात है कि देश का इंटेलेक्चुअल, इस देश का साहित्यकार, इस देश का पत्रकार, कुछ भले मालिक लोग ईडी फीडी से घबरा जाते हैं, आईटी से, इनकम टैक्स से और सीबीआई से, इसलिए वो एक तरफा चल रहा आपका ये विजुअल मीडिया। पर कोई कमी नहीं है लोगों में सच्चाई कहने की भी, पत्रकारों में, साहित्यकारों में, लेखकों में। मैं सुनता हूँ लगातार डिस्कस सुनता हूँ, मुझे गर्व होता है कि आज भी लोग ऐसे हैं खुल के अपनी बात बोल रहे हैं यूट्यूब के अंदर। यही देश को बचाएगा, यही बातें देश को बचाएगी। पर आज हमारा राजनीतिक कार्यकर्ता किसी पार्टी का हो, मुझे खुशी है 19 पार्टियों ने मिल करके जो मीटिंग करी है दिल्ली में, उन सब ने कहा है लोकतंत्र खतरे में है, संविधान दर्जा उड़ रही है, हम सब एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे। ये शुभ संकेत है देश के लिए, ये शुभ संकेत है। राहुल गांधी का तो एक निष्कासन का एक मौका मिल गया प्रतिक्रिया के रूप में, ये रिएक्शन है, क्योंकि जो फॉलोअप हुआ है जिस रूप में, बोलने नहीं दिया गया उनको, जिस में घेरा गया, जिस प्रकार से म्यूट किया गया, जवाब देने नहीं दिया गया और फिर निष्कासन तक की कार्रवाई करवा दी गई, तो एक बड़ा रिएक्शन हुआ है देश के अंदर और कांग्रेसियों के अंदर। उसका रिएक्शन से ये अभियान शुरू हुआ। असली मकसद राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? मैं चिंता नहीं करता हूं चाहे मेरे साथ कुछ भी हो रही, मैं चाहे पार्लियामेंट रहूं या बाहर रहूं, मेरा संघर्ष जारी रहेगा, देश की आवाज बन के मैं बोलता रहूंगा, बस ये बात है। उसमें लोकतंत्र भी आता है, उसमें संविधान भी आता है, ये बात है। धन्यवाद। विपक्षी दलों की एक बैठक हुई थी जिसमें शरद पवार ने बाद में पीएमआई को लेकर के सवाल, ये माइक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सवाल उठाए थे। माइक दे दो भैया। माइक दे दो, माइक विपक्षी दलों की एक बैठक हुई थी जिसके बाद शरद पवार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सवाल उठाए हैं और राजस्थान में आप इसी साल चुनाव में जाने वाले हैं, तो आपका क्या कहना है इस मुद्दे में? देखिए, मेरा मानना है कि ईवीएम का एक क्वेश्चन तो बना हुआ देश के अंदर, क्योंकि आप देखिएगा कि अगर मशीन टैंपरिंग नहीं होती, जैसा कि इलेक्शन कमीशन का बेटा दावा करता है,
तो सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर सुप्रीम स्वामी गए थे, उन्हीं की पार्टी नेता है वो। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कन्विंस नहीं होता कि टेम्परिंग नहीं हो सकती है तो वो आदेश जारी नहीं करता। उसने जो वीवीपैट लगाया साथ में 12,000 करोड़ में खर्च हुए देश के अंदर, अगर वो कन्विंस होगा कि वास्तव में टेम्परिंग हो सकती है तभी तो वीवीपैट लगाया कि जो स्लिप आ सकती है और स्लिप कट के जाएगी 90 के अंदर, पर कहीं उनकी काउंटिंग होती नहीं है। तो ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। शरद पवार साहब क्या मीटिंग हुई तो एक शुरुआत हुई है और भारत सरकार को सोचना चाहिए कि जो डेमोक्रेसी है, अगर आपका विश्वास है, हालांकि मेरा मानना है फासिस्ट लोग हैं, इनका कोई आरएसएस का और बीजेपी का कोई इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। लोकतंत्र मुकुटा पहन के लोग सरकार में आ गए हैं। अगर विश्वास है तो पूछोगे कि अगर संदेह देश में है ये मशीन का, और मशीनें आपको मालूम है दुनिया के मुल्कों में फेल हो चुकी है। दुनिया के मुल्कों में हमसे पहले मशीन आई थी, कई विकसित राष्ट्रों में हटा दिया उन्होंने वापस इस मशीन को, तो क्यों हमारे यहाँ पे काम रखी है? हटाए। सर, आज अश्विनी वैष्णव जी ने ये कहा है कि राहुल गांधी को उनके अहंकार के कारण से संसद गंवाना पड़ा। ये तो कॉमन लैंग्वेज है। वो अहंकार था क्या जवाब देने की मांग करना, वो बोले तो उनका मूड कर देना, वो सवाल पूरे उनको जवाब दे एक्सप्लेन कर देना, ये अहंकार है। अहंकार तो उनमें है जो कि ये बातें करवा रहे हैं। सर, कर्नाटका की तारीखों का ऐलान हुआ, कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? कर्नाटका की तारीखों का ऐलान हो गया, चुनाव की तारीखों का, कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? तो एआईसी तय करेगी नीति। कैंपेन चल रहा है हमारे पहले से ही, शानदार कैंपेन चल रहा है, कांग्रेस जीत के आएगी वहां पर। छत्तीसगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और वहाँ विधानसभा में पंजाब राजस्थान में आपके तो सरकार है, तो वहाँ पे विधानसभा में अडानी के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं होती? क्या है? वहाँ 2 जगह सरकार है तो वहाँ विधानसभा में अदानी की चर्चा क्यों? अभी तो विधान में चल कहा रही है, क्या चर्चा होती? अभी क्या चल रही? अभी तो विधानसभा वहाँ पे सर कर सकते हो ना आप लोग चर्चा। छोड़ो चलो विजय कोई और कोई चलो थैंक यू। थैंक यू।